हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल की एक्सरसाइज। इसका चैप्टर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। आंसर होगा आपका, मध्यकाल में विदेशी किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। यानी मध्यकाल के दौरान विदेशी उस व्यक्ति को कहा जाता था जो किसी दूसरे गांव से आता था और अनजान होता था, जो उस समाज का और उस संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था। ऐसे व्यक्ति को विदेशी कह दिया जाता था। ठीक है। अगर हम आज की बात करें तो जैसे हमारा देश है, तो इंडिया से बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं उन्हें आज के टाइम पे फॉरेनर यानी कि विदेशी कहा जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे यानी मध्यकाल में कोई भी अनजान व्यक्ति जो आसपास के गांव से ही क्यों ना आया हो, उसे विदेशी कहा जाता था। ठीक है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए जो वनवासी होते थे वो विदेशी होते थे। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग किसान हैं और उनका रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे और उन्हें मतलब विदेशी नहीं माना जाता था। बस जो बाहर से लोग आते थे, अनजान लोग, उन्हें विदेशी कहा जाता था उस टाइम पे। ये जो वर्ड है विदेशी, इसे हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट रॉन्ग, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो इसका आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बाद के काल में भी हमें अभिलेख मिले हैं। सेकंड है, इस काल के दौरान मराठाओं ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। इस काल के साथ ही जो मराठा थे उन्होंने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना कर दी थी। थर्ड है हमारा, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी जो वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। तो इसका आंसर भी राइट हो जाएगा, कभी कभी जो वनवासी थे उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ती थी। फोर्थ है हमारा, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो इसका आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो गयासुद्दीन बलबन थे उनका जो शासन था वो दिल्ली, बंगाल और अफगानिस्तान की तरफ था, ना कि असम, मणिपुर और कश्मीर। उस टाइम पे ये जो इलाके थे वो उस टाइम पे ट्राइबल्स इलाके हुआ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रिक्त स्थानों को भरो। इसमें जो फर्स्ट है हमारा, अभिलेखागारों में डैश रखे जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दस्तावेज, पांडुलिपि, पुराना कार्यालय रिकॉर्ड, ये सारी जो चीज़ें होती थी वो अभिलेखागारों में रखी जाती थी। सेकंड है हमारा, जो जियाउद्दीन बर्नी थे वो 14वीं सदी के एक इतिहासकार थे, जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में काफ़ी पढ़ा। तो सेकंड का आंसर है हमारा जियाउद्दीन बर्नी। फिर ग है हमारा, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी जो थी वो इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। ठीक है। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सारी नई फसलें थी उस टाइम पीरियड पे। फोर्थ है हमारा, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की तालिका दीजिए। आंसर होगा आपका, इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, जैसे कि फर्स्ट है, सिंचाई में रहट की स्टार्टिंग हो गई थी। सेकंड है हमारा, कताई में चरखे आ गए थे, जिससे सूत काटना बहुत ईजी हो गया था। थर्ड है हमारा कि युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग होने लगा था, यानी जो बारूद वाले हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल होने लगा था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। यानी इस पूरे काल में जो डिफरेंट तरह के धार्मिक यानी रिलीजन में चेंजेस आए थे वो क्या क्या थे। तो फर्स्ट है हमारा कि हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ हुई और राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो इस टाइम पीरियड में जो हिंदू धर्म के लोग थे वो नए देवी देवताओं की पूजा करने लगे, क्योंकि इस टाइम पे ही भक्ति की स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो जो लोग होते थे उन्हें अब ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अपनी प्रभु तक पहुंचने के लिए, अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए। तो इस टाइम पीरियड में बहुत से देवी देवताओं की स्टार्टिंग हो गई और राजाओं द्वारा भी कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया
करवाया गया था। जो राजा होते थे कहीं ना कहीं खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए भी मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। उसके बाद जो ब्राह्मण होते थे, क्योंकि मंदिर बन रहे थे, तो इस तरह से राजा के लिए जो ब्राह्मण होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते गए धीरे धीरे। थर्ड है हमारा, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि संस्कृत की बहुत ज़्यादा जो नॉलेज होती थी वो ब्राह्मणों के पास होती थी। इस वजह से उनका जो महत्व था, उनकी जो रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में वो और ज़्यादा बढ़ गई। फोर्थ है, भक्ति की अवधारणा का उद्भव हुआ, यानी भक्ति अवधारणा का भी इस समय स्टार्टिंग हो गई थी, जिसमें कि लोगों को ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए। अगर किसी को उसके ईश्वर की आराधना करनी होती थी तो ईश्वर और जो उसका भक्त है वो दोनों ही काफ़ी हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे भक्ति की अवधारणा भी शुरू हो गई थी। फिफ्थ है, उपमहाद्वीप से नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो इस टाइम पीरियड पे नए नए धर्म भी आने लगे थे। इसके अलावा कुरान शरीफ का जो मैसेज है वो भी इंडिया में 7वीं सदी में आ चुका था। और ये किसके द्वारा आया था, तो ये व्यापारियों के और प्रवासियों के जरिए, क्योंकि जब वो लोग आते थे तो अपना कल्चर, अपना फूड, अपना रिलीजन, हर चीज़ लेके आते थे। ठीक है, तो नए नए धर्म का आगमन हो चुका था। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो ये जो वर्ड है हिंदुस्तान, अलग अलग टाइम पीरियड में इससे अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है। तो उसके देख लेते हैं वो क्या क्या था। तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट कि अगर हम आज के टाइम की बात करें वर्तमान, तो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भारत आधुनिक राष्ट्रीय राज्य समझा जाता है, यानी पूरे इंडिया के लिए आज इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान। लेकिन अगर हम 13वीं सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार मिन्हाज सरीर, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक संदर्भ में उपयोग किया था। तो जब मिन्हाज सिराज ने इस वर्ड का यूज़ किया, हिंदुस्तान वर्ड का, तो उन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो इलाके थे, सिर्फ उस इलाके के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 16वीं सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जो इस्तेमाल किया, वो इस उपमहाद्वीप के जो भूगोल है, यहाँ के जो पशु पक्षी थे और यहाँ के निवासियों की जो संस्कृति थी, उसका वर्णन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये जो वर्ड है 14वीं सेंचुरी में अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ समान है, उन्होंने भी कुछ इस तरह से ही इसे यूज़ किया था 14वीं सेंचुरी में। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। उस टाइम पे जो जातियों के जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, जो भी मामले होते थे, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। यानी जैसे अलग अलग जातियां हैं तो वो अपने अपने नियम बनाती थी अलग अलग इलाकों के। सेकंड, इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। बड़े बुजुर्गों का एक ग्रुप होता था और वो इन नियमों का पालन करवाती थी। कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। जो ये ग्रुप होता था, बहुत से इलाकों में इसे जाति पंचायत कहा जाता था। जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था और जो जातियां होती थी उन्हें जो भी उनके यहाँ के नियम होते थे, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता था। इसके अलावा कई कामों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वह किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। इसके अलावा बहुत से जो काम होते थे, बहुत सी जो चीज़ें होती थी, उस पे इलाके के जो मुखिया होते थे उनका कंट्रोल होता था, उनका शासन होता था। ठीक है, 8 क्वेश्चन है हमारा, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका कि मध्य युग के दौरान उपमहाद्वीप के विशिष्ट क्षेत्रों के बीच बेहद विविधता थी। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भौगोलिक विशेषता, अपनी भाषा और संस्कृति विशेषताएं थी। जैसे कि उस टाइम पे भी अलग अलग एरियाज में क्षेत्र डिवाइड हो गए थे, अलग अलग एरियाज डिवाइड हो गए थे और उन एरियाज की अपनी अपनी विशेषता होती थी, अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती थी, उनका अपना कल्चर होता था। ये क्षेत्र विशिष्ट
शासित राजवंशों से जुड़े होते थे, इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें भी चलती रहती थी। जैसे कि जो एरियाज़ होते थे वो डिवाइडेड होते थे अलग अलग राजवंशों के हित मतलब अलग अलग राजवंशों के आधार पर। जैसे कुछ इलाका जो हो गया वो राजपूताना घोषित हो जाता था कि ये इलाका है, यहाँ पे राजपूतों का शासन है, ये राजपूताना है। या कुछ इलाकों पे मुग़लों ने अपना शासन जमा लिया तो वो मुग़लों का इलाका हो गया। या फिर चोल और खिलजी, ये सारे भी मतलब इस तरह से भी बहुत से इलाकों को बांट दिया जाता था। इसीलिए जो साम्राज्य इस प्रतिकूल क्षेत्रों को नियंत्रित या शासित करता था, यानी जो भी उस इलाके पे कंट्रोल करता था, जो इस तरह से डिवाइडेड हो जाते थे, इसे ही सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहा जाता था। उदाहरण के लिए चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य बनाने योग्य थे। ये सारे इन सब के बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में एक एक करके भी पढ़ेंगे। ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पहले पांडुलिपियां पत्तों पर लिखी जाती थी, तो पत्तों को संभाल के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, कभी कभी हस्तलेख ना समझ पाने के कारण इतिहासकारों पर लिखे हुए को समझने का दबाव रहता था, क्योंकि जिन लोगों ने लेखकों ने लिखा होता था, कभी राइटिंग नहीं समझ में आती थी इतिहासकारों को, या कभी कोई शब्द नहीं समझ में आता था। तो इस वजह से इतिहासकारों पे बहुत प्रेशर रहता था उस चीज़ को समझना जो चीज़ लिखी गई है। ठीक है। थर्ड है, जैसे जैसे लेखक पांडुलिपियों की नकल करते हैं वह उनमें कुछ बदलाव भी करते हैं जो धीरे धीरे बड़े तेज चले जाते हैं। जैसे उस टाइम तक जब पेपर भी आ गए थे, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रिंटिंग का कोई उस टाइम तक भी इतना प्रसार नहीं था, तो पांडुलिपियों को नकल करके रखा जाता था। जैसे किसी एक राइटर ने लिखा, फिर उससे दूसरा राइटर लिखेगा, तो अगर कभी उसको कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो वो उस वर्ड को चेंज कर देता था। फिर अगर उसे किसी थर्ड राइटर ने लिखा तो वो और ज़्यादा चेंज हो जाता था। इस तरह कभी कभी पूरी की पूरी लाइनें ही बदल जाती थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जो हिस्टोरियंस को फेस करनी पड़ती थी। फोर्थ है हमारा, इतिहासकारों को नकल पर ही निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि मूल पांडुलिपियां मुश्किल से मिलती थी। इस वजह से जो हिस्टोरियंस होते थे उन्हें नकल वाली जो पांडुलिपि होती थी उस पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। बहुत सारी उनको पांडुलिपि एक ही टॉपिक पे जो पांडुलिपि रखी गई थी, अलग अलग लिखी गई थी, उसको रख के फिर उन्हें देखना पड़ता था कि एक्चुअल में ये क्या लिखा गया होगा। उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा अपना टाइम उस पर लगाना पड़ता था, क्योंकि जो रियल पांडुलिपि थी उसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल था। मतलब वो अक्सर इधर उधर हो जाती थी या मतलब नष्ट हो जाती थी, बहुत से रीजंस रहते थे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। तो अलग अलग जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं कालों और युगों को अपने हिसाब से। ठीक है। जैसे कि अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो इन लोगों ने जो ये डिवीज़न किया था वो इस आधार पर किया था कि अगर हिंदू शासक है तो उस काल को ही हिंदू कह दिया, मुस्लिम शासक है तो मुस्लिम काल कह दिया, उसके बाद ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश काल है तो ब्रिटिश कह दिया। ठीक है। सेकंड है हमारा, और जो दूसरे इतिहासकार हैं उन्होंने आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय की है। जो दूसरे इतिहासकार हैं उन्होंने सोसाइटी को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए अतीत को अलग अलग हिस्सों में बांटा था। थर्ड पॉइंट है हमारा, वैसे तो ये थर्ड पॉइंट, सॉरी वो फोर्थ है, फोर्थ लिख गया है। अतीत के एक मिनट, अतीत को कालखंडों में बांटने के दौरान इतिहासकारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मध्यकाल में बड़े प्रौद्योगिकी विकास हुए जिन्हें समकालीन संदर्भ में आधुनिक कहा जा सकता है, लेकिन तब भी इस काल को मध्यकाल कहा जाता है, आधुनिक नहीं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम देखी जाती है कि मध्यकाल में जो हमारा मिडिवल टाइम पीरियड था उस टाइम पे बहुत सारे तरीके के टेक्नोलॉजी हमने देखी, हमने क्वेश्चंस में भी अभी पढ़ा, बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रौद्योगिकी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उस काल को मध्यकाल कहा जाता है, ना कि आधुनिक। ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो हिस्टोरियंस को कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती थी। ओके,
थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर देखेंगे।